तो मेरे प्यारे बच्चों में आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल विद्यारंभ पे। तो जैसे कि बच्चों कल हमने क्लास में ये समझ लिया था कि साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है, साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनल्स कैसे बैठे होते हैं, और जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं इनमें जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं और हमारे जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके सेल ऑर्गेनल्स में फर्क क्या होता है। ये समझा था कि हमने यूकैरियोटिक के जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनके ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है और यही मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। आज हम सीखेंगे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में कि सेल ऑर्गेनल्स क्यों इंपॉर्टेंट, सीखेंगे साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनल्स की इंपॉर्टेंस क्या है। हमने पढ़ा था कि जो हर सेल होता है ना, हर सेल के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर के कंटेंट्स को सेल के बाहर के कंटेंट से सेपरेट करता है। एक तो ये हो गया। और ये जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स है ना, इनके अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, उन सेल का फंक्शन डिफरेंट होता है। तो इन फंक्शन को करने के लिए बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज लगती है। अपने ये जो इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इन सेल का जो स्ट्रक्चर होता है, कुछ कुछ सेल ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लेक्स होता है, तो अपने स्ट्रक्चर को भी सपोर्ट करना है और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन भी करने हैं, तो इसके लिए बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज लगती है। तो इन डिफरेंट केमिकल एक्टिविटीज को करने के लिए सेल के अंदर डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, डिफरेंट आइटम्स होते हैं सेल के अंदर, डिफरेंट छोटे छोटे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं जो ये डिफरेंट केमिकल एक्टिविटीज करते हैं। तो यही सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, यही सेल ऑर्गेनल्स की जो मैं बात कर रहा हूं जिसके ऊपर मेम्ब्रेन्स होते हैं, ये हमारे को यूकैरियोटिक में मिलते हैं और प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलते। ये एक डिफरेंस होता है, मेन डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। अब ऐसे सेल ऑर्गेनल्स होते कौन है, क्या नाम है इनका सेल ऑर्गेनल्स का, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जो सेल के अंदर होते हैं और वेरियस केमिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद आता है गोल्गी एपैरेटस, उसके बाद आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, फिर आते हैं प्लास्टिड्स, फिर आते हैं फूड वैक्यूल्स और लाइसोसोम। ये सारे क्या होते हैं, ये सारे आपके सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। इसमें से सबसे पहला सेल ऑर्गेनल जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये एक नेटवर्क है बहुत सारे ट्यूब्स और बहुत सारे शीट्स का। ऐसे ट्यूब और ऐसे शीट्स जिनके ऊपर ना बहुत सारे मेम्ब्रेन्स लपेटे हुए हैं, बहुत सारे मेम्ब्रेन्स लपेटे हुए हैं। मैंने बोला था सेल ऑर्गेनल्स के ऊपर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं सबके ऊपर मेम्ब्रेन्स होते ही हैं, तभी तो उनको यूकैरियोटिक बोलते हैं। तो जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, इसमें क्या होता है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेम्ब्रेन है ना, मैंने बोला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल ऑर्गेनल है और इसके ऊपर मेम्ब्रेन की कवरिंग है। इसका जो मेम्ब्रेन की कवरिंग है ना, इसका जो स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेन का वो एक्जैक्टली सेम होता है, सिमिलर होता है, सेम तो नहीं कहेंगे, सिमिलर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल के जो बाहर होता है, बाउंड्री जो होती है उससे सिमिलर होता है। और जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलग काम करता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलग काम करता है। तो जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये रफ क्यों होता है, ये रफ इसलिए होता है क्योंकि इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर वाले सरफेस पे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो सरफेस होता है ना, इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड होता है। राइबोसोम ऐसे सेल ऑर्गेनल है जो प्रोटीन को बनाते हैं। सेल के अंदर प्रोटीन को बनाने का काम किसका होता है, राइबोसोम का होता है। अब इन्होंने प्रोटीन बना लिया, अब ये प्रोटीन बनाने के बाद इस प्रोटीन को अलग अलग जगह पहुंचाना है। अलग अलग जगह का मतलब सेल के बाहर भी पहुंचाना हो सकता है या सेल के अंदर ही डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स के पास इन प्रोटीन को पहुंचाना होगा। तो ये काम कौन करता है, ये काम करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोला मैंने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी लास्ट क्या बोला सेंटेंस, क्या समझाया मैंने? जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो इसका पहुंचाने का काम होता है, वो क्या बोलते हैं, वर्ड भूल गया मैं, राइबोसोम्स का होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम अटैच्ड होता है। राइबोसोम भी एक सेल ऑर्गेनल है। राइबोसोम क्या करता है, वो प्रोटीन को बनाता है, प्रोटीन को बनाता है। और ये प्रोटीन क्या होता है कि ये प्रोटीन सेल के अंदर डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स को चाहिए होगा, नीड होगा, नीड नहीं भी हो सकती है, और सेल के बाहर वाले बहुत सारी चीजें होती हैं उनको भी नीड्स हो सकती है प्रोटीन की। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये करता है। राइबोसोम अटैच्ड है ना, तो उसने बनाया। अब इसको लेके जाने वाला ऑलरेडी इसके ऊपर मेम्ब्रेन अटैच्ड है, नेटवर्क बना हुआ है मेम्ब्रेन का, तो मेम्ब्रेन्स के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो इसी काम का होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे मैंने बोला कि आरईआर जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इस पे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं और वो प्रोटीन बनाते हैं। वैसे ही जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, ये क्या बनाता है, फैट बनाता है। फैट बनाता है या फिर लिपिड बनाता है। फैट बोलो या लिपिड बोलो एक ही बात है, फैट बनाता है लिपिड बनाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस चीज को याद भी कैसे रखा जा सकता है, स्मूथ फैट कैसा होता है, स्मूथ ही होता है ना फैट। इमेजिन कर पा रहा है ना, जैसे पनीर है, पनीर फैटी आइटम है, स्मूथ होता है, पनीर के अंदर फैट होता है। और प्रोटीन को तू मान ले, प्रोटीन एकदम मतलब प्रोटीन से मसल्स वगैरह बनते हैं तगड़े वाले, तो हार्ड होता है, इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ऐसे भी याद कर सकता है, जस्ट एक ट्रिक है
जिससे कि आप कभी भूलो ना। अब यही प्रोटीन और यही लिपिड्स, लिपिड्स का मतलब जब भी मैं लिपिड बोलूं उसका मतलब फैट, यही प्रोटीन और यही लिपिड्स जो इनके द्वारा बनाए गए, किसके द्वारा, आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा बनाया गया, यही जो दोनों मेरा प्रोटीन और लिपिड है ना, इसी का यूज करके, पता इनका कुछ अमाउंट यूज करके मैं सेल मेम्ब्रेन बनाता हूँ। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना बाहर वाला, हाँ। वो इसी का यूज करके बनाया जाता है। रेटिकुलम से बनता है। हाँ, इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से नहीं बनता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा बनाया गया प्रोटीन और लिपिड, प्रोटीन और लिपिड का यूज करके मैं सेल मेम्ब्रेन बनाता हूँ। एक तो ये बात हो गई। अब पूरा लिपिड और पूरा प्रोटीन नहीं यूज करूंगा मैं सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए, थोड़ा सा एक कुछ पार्ट यूज करूंगा। अब बचा जो पार्ट होगा प्रोटीन और लिपिड्स का, वो यूज हो जाता है एंजाइम्स और हार्मोन बनाने में, एंजाइम्स और हार्मोन बनाने में यूज हो जाता है। हार्मोन पता है ना क्या होता है, एंजाइम्स पता नहीं क्या होता है, जैसे कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कॉर्टिसोल हो गया, मेलाटोनिन हो गया, इंसुलिन हार्मोन हो गया, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में, तो इन सब को बनाने में यूज किया जाता है प्रोटीन और लिपिड्स बचा हुआ। और जो मैंने बोला ना कि प्रोटीन और लिपिड्स का यूज करके इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा बनाया गया प्रोटीन और लिपिड जो है, इनका यूज करके जब मैं सेल मेम्ब्रेन बनाता हूं ना, इस प्रोसेस को बोलता हूं कि मैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। जो ईआर होता है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हर सेल के अंदर पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हर सेल के अंदर पाया जाता है, लेकिन इसकी शेप और साइज वेरी कर सकते हैं डिफरेंट सेल के अंदर, उसके फंक्शन के हिसाब से, उस सेल के फंक्शन के हिसाब से। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ना मेनली दो फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला फंक्शन क्या है, इट सर्व्स एज अ चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स एंड स्पेशली प्रोटीन। हमने पढ़ा था ना कि राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, इस प्रोटीन को पहुंचाना है सेल के डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स के पास या फिर सेल से बाहर, तो पहुंचाने का काम जो होता है ना, चैनल फॉर ट्रांसपोर्टेशन, वो कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों, इसके पास नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स है, मतलब मेम्ब्रेन्स ही मेम्ब्रेन्स है, एक तरह से ट्यूब है जिसके ऊपर, ट्यूब और शीट है जिसके ऊपर मेम्ब्रेन्स की कवरिंग है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा फंक्शन क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, प्रोवाइड्स ए सरफेस फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। हमारे सेल के अंदर जितनी भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती है ना, उसके लिए एक सरफेस प्रोवाइड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हमारा एससीआर होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, हमारे लिवर सेल के अंदर ना कोई अगर टॉक्सिक सब्सटेंस आ गया तो उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम एससीआर करता है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं गोल्गी एपैरेटस के बारे में। तो गोल्गी एपैरेटस जो होता है ना, ये भी एक तरह से मेम्ब्रेन बाउंड एक सेल ऑर्गेनल है। जो भी हम सेल ऑर्गेनल्स पढ़ने वाले सभी के सभी मेम्ब्रेन बाउंड ही होंगे। तो ये क्या होता है ना, ये एक तरह से फ्लैटेंड वेसिकल्स होते हैं। फ्लैटेंड वेसिकल्स का मतलब तो समझ सकते हैं, जैसे बोरे होते हैं ना, बोरिया होती है, तो फ्लैटेंड बोरिया समझ ले, और उनको स्टैक में अरेंज कर रखा है, मतलब कि ऐसे ऐसे उनको अरेंज कर रखा है, पैरेलली स्टैक में अरेंज कर रखा है, और इसी अरेंजमेंट को फिर बोलते हैं सिस्टर्न। क्या बोलते हैं, सिस्टर्न बोलते हैं इसको, सिस्टर्न बोलते हैं इसी अरेंजमेंट को। तो गोल्गी एपैरेटस में क्या है, मैंने बोला कि फ्लैटेंड वेसिकल्स है जिसको पैरेलली स्टैक में अरेंज कर रखा है, उसको हम बोलते हैं सिस्टर्न बोलते हैं, ठीक है। और जो इसके मेम्ब्रेन्स होते हैं ना, जो इसके इस सेल ऑर्गेनल के जो मेम्ब्रेन होते हैं, इसको जो लपेटे हुए होते हैं, इसका कनेक्शन होता है ईआर के साथ। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो मेम्ब्रेन्स है ना, उसके साथ इसका कनेक्शन भी होता है। अच्छा, तो एक तरह से सेलुलर नेटवर्क का भी काम करते हैं, पूरा जो सेलुलर सेल मेम्ब्रेन का नेटवर्क बिछाने में काम आता है ये पूरा का पूरा। तो जो गोल्गी एपैरेटस होता है ना, एक्चुअली काम क्या करता है, इससे तो मान ले उबर जो होता है ना, उबर और जो ओला होता है, वही वाला काम है इसका। अच्छा, लेके आना छोड़ के आना, टैक्सी वाला काम करता है, पूरा ट्रांसपोर्टिंग का काम है इसका। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा या उसके आसपास वाले जो रीजन में जो भी चीज बनाई जाती है, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, इन चीज को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का काम इनका होता है, गोल्गी एपैरेटस का होता है। तो गोल्गी एपैरेटस या तो सेल से बाहर लेके जाएगा या बाहर वाली चीजों को सेल के अंदर लेके आएगा, ये काम किसका होता है, गोल्गी एपैरेटस का। तो गोल्गी एपैरेटस में तीन चीजें आती है, तीन फंक्शंस होते हैं इसके मेनली। तो सबसे पहले ईआर से लेके आएगा ना सामान, ईआर समझ रहा है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उन्होंने जो भी बनाया होता है, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, कुछ भी बनाया होता है, उनको लेके आने का काम होता है गोल्गी एपैरेटस का। अब लेके आते ही नहीं भेजेगा, अपने पास स्टोर करेगा, फिर उसको पैकेजिंग का भी काम करेगा, प्रॉपर्ली पैक करेगा उसको भेजने के लिए। हम ऐसे ही करते हैं, किसी चीज को भेजने के लिए प्रॉपर्ली पैक करते हैं। तो स्टोर करना, पैकेजिंग और उसके बाद डिस्पैचिंग, ये तीन फंक्शन होते हैं मेनली। तो गोल्गी एपैरेटस तीन फंक्शन है, कौन कौन से लिख के दिखा देता हूं। एक तो होता है स्टोरेज, एक होता है पैकिंग, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट, और तीसरा होता है डिस्पैचिंग का। ये तीनों काम होते हैं किसके, गोल्गी एपैरेटस के। तो गोल्गी एपैरेटस का ना एक और फंक्शन ये होता है कि गोल्गी एपैरेटस कई केसेस में, सम स्पेशल केसेस में वो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। कुछ केसेस में, इधर को याद करना है, ये सारी चीजें याद करनी है। कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है, कह ले कन्वर्ट करता है, कह ले कुछ फर्क नहीं पड़ता, सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है।
और ये गोल्गी एपैरेटस ही है जो लाइसोसोम बनाता है। लाइसोसोम बहुत खतरनाक चीज है। अब हम समझते हैं लाइसोसोम क्या होता है। बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक नए सेल ऑर्गेनल के बारे में जो गोल्गी एपैरेटस द्वारा बनाया जाता है, जिसका नाम होता है लाइसोसोम। इसको ना एक तरह से सुइसाइड बॉम्बर की तरह मानो। सुइसाइड बॉम्बर क्या करता है? मतलब कुछ भी लेके खुद जाते हैं और मर जाते हैं। खुद भी मर जाता है और आसपास वालों को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये होता है। तो एग्जैक्टली सेम काम लाइसोसोम करता है। अच्छा। तो लाइसोसोम जो होता है ना, लाइसोसोम एक मेम्ब्रेनस सैक है। यहाँ पे जो भी है ना, तू चाहे इसके बारे में पढ़ रहा है, गोल्गी एपैरेटस हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे इससे पहले जो तूने पढ़ा, कौन सा उससे पहले क्या पढ़ा था, चाहे प्लास्टिड पढ़ने वाला हो, इन सब के अंदर पता क्या होता है? इन सब के अंदर ना एक ये सारे के सारे मेम्ब्रेनस सैक होते हैं। अच्छा। तो डेफिनेशन लिखना आसान होता है। मतलब सैक का मतलब बोरी जैसे होते हैं और ऊपर से मेम्ब्रेन लपेटे हुए होते हैं सबके। तो ये सबके अंदर ही कॉमन होता है ये वाला। इसके अंदर क्या होता है? इस लाइसोसोम के अंदर ना डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे हुए होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे हुए होते हैं। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम कहां से आते हैं? हमने पढ़ा था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन और लिपिड बनाते हैं, उसमें से कुछ पार्ट एंजाइम और हार्मोन्स बनाने में यूज होता है। कल मैंने पढ़ाया था ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है ना, लिपिड और प्रोटीन। आरईआर प्रोटीन बनाता है, एसईआर लिपिड बनाता है। तो ये क्या बनाती है? दोनों मिलके कुछ पार्ट एंजाइम्स और हार्मोन बनाने में यूज हो जाता है, इनका प्रोटीन और लिपिड का। तो जो एंजाइम है ना, वो जो बनाते हैं आरईआर, जो वो प्रोटीन वगैरह बनाता है, एंजाइम बनाता है, वो एंजाइम आके स्टोर होता है लाइसोसोम में। और ये एंजाइम बहुत खतरनाक होता है। मतलब मान ले इस सेल के अंदर कोई भी अगर बैक्टीरिया, कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर कर जाए, कोई भी बैक्टीरिया एंटर कर गया, कोई भी फूड पार्टिकल एंटर कर गया, तो ये क्या करेगा ना, ये डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ देगा। और उस डाइजेस्टिव एंजाइम इतना पावरफुल होता है ना कि उसको खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। तो एंजाइम कोई बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है। एंजाइम बैक्टीरिया को मार देता है, खत्म करता है, प्रोटेक्ट कर देता है। समझा नहीं? बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट कर देता है। बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करता है, मतलब मार देता है, बैक्टीरिया को मार देता है और खाने को भी ब्रेक डाउन कर देता है, सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर देता है। और मान ले कोई सेल है वो डैमेज हो रहा है, या कोई सेल ऑर्गेनल है वो डैमेज हो रहा है, लाइसोसोम निकल जाता है। कोई भी सेल ऑर्गेनल्स अगर डैमेज हो जाते हैं ना, तो उनको खत्म करने का काम इस भाई का होता है। ये वो है, मर्सिनरी है, मतलब काम दो खत्म कर देगा, क्लीन कर देगा सब कुछ। तो लाइसोसोम क्या करता है? कोई भी सेल ऑर्गेनल्स अगर डैमेज हो तो उनको खत्म करने का काम करता है। अब मान ले कोई सेल ही डैमेज है पूरा का पूरा, अच्छा, सेल ही डैमेज है पूरा का पूरा, तो सेल कोई निकल जाता है, बर्स्ट फट जाता है, ये लाइसोसोम फट जाता है, इसका एंजाइम बाहर आता है और पूरा का पूरा सेल खत्म हो जाता है। पूरा सेल ही खत्म, मतलब सुसाइड बॉम्बर, वही मैं कह रहा था। खुद भी फट जाता है और पूरे सेल को भी खत्म कर देता है। तो इसको क्या पता कहते हैं? इसको कहते हैं सुइसाइडल बैग ऑफ सेल। सुइसाइडल बैग ऑफ सेल इसलिए कहते हैं। तो बच्चों अब हम समझेंगे माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनल होता है जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, या फिर इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं। इसको ऐसा क्यों बोलते हैं? इसको ऐसा इसलिए बोलते हैं, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर ना डबल मेम्ब्रेन होता है, जैसे हमने पढ़ा था ना न्यूक्लियस के अंदर भी डबल मेम्ब्रेन होता है, तो वैसे इसके अंदर भी डबल मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियस वाले में क्या था? दोनों ही पोरस थे, दोनों मेम्ब्रेन क्या थे? पोरस थे, मतलब छेद थे। इसमें क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो ऊपर वाला लेयर है ना, वो पोरस होता है, उसमें छेद होते हैं। लेकिन जो अंदर वाला लेयर होता है ना, वो एकदम टाइटली बंधा हुआ नहीं होता, वो फोल्डेड होता है, ऐसे फोल्डेड होता है, थोड़ा गैप होता है। अब क्यों होता है? क्योंकि पता क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी बनता है। एटीपी का मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी कुछ और भी था लास्ट टाइम, वो तो एक गेम भी है ना एटीपी। अरे नहीं सर, साइंस में कुछ था। क्या था? याद नहीं आ रहा मेरे को। हमारी बॉडी को लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस करने पड़ते हैं, और इन सारे केमिकल रिएक्शंस को करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। इन सारे केमिकल रिएक्शंस, लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, हमेशा बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। इन सारे केमिकल रिएक्शंस को सस्टेन रखने के लिए ना क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होती है केमिकल रिएक्शन कराने के लिए। ये एनर्जी कहां से आती है? ये माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। किस फॉर्म में बनाता है? एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में बनाता है। कैसे? आपने पिछले साल एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या था? अगर मैं ग्लूकोज C6H12O6 को अगर मैं ऑक्सीजन के साथ मिलाता हूं तो मेरे को CO2 मिलता है, वाटर मिलता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। हाँ सर, यही वाली इक्वेशन, ये जो रिएक्शन है ना, ये जो इक्वेशन है ना, यही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। यहाँ जो एनर्जी रिलीज हो रही है ना, ये एटीपी के फॉर्म में हो रहा होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक से केमिकल वो भी होगा, फॉर्मूला भी होगा, वो अभी नहीं देखना हमें। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं इसको। ग्लूकोज जो मैंने खाना खाया, न्यूट्रिशन, ब्लड से सीधा सेल के पास पहुंचा। ऑक्सीजन हार्ट ने पंप किया ब्लड में, मतलब आर्टरी के थ्रू सारे ऑर्गन्स के पास पहुंचा। O6 क्या होता है? O6 नहीं है, O2 है। नहीं O6, अच्छा वो C6H12O6 ग्लूकोज है, एक साथ लिखा हुआ है मैंने। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, जो हम ब्रीथ इन करते हैं तो हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और सेल के अंदर देख वेस्ट प्रोड्यूस हो गया, CO2 बताया था ना उसमें हमने, ओस्मोसिस के थ्रू इसे बाहर निकालना होता है, डिफ्यूजन के थ्रू, ओस्मोसिस नहीं,
डिफ्यूजन के थ्रू हमें बाहर निकालना होता है। तो CO2 जब अंदर जमा होना स्टार्ट हो जाता है H2 तो थोड़ी ना था उसमें H2 H2 मत देखना, H2 तो उसके अंदर लिक्विड ही है ना। अच्छा। H2 भी तो बाहर आ जाता, H2 जैसे यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया। हाँ अब इसका मतलब क्या है, सेल के अंदर लिक्विड कंपोनेंट आ गया, हाँ सेल के बाहर भी लिक्विड कंपोनेंट होगा। अरे तो अब वो डिपेंड करेगा कि ऑस्मोसिस कहाँ पे जा रहा है, मतलब कि ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे जाता है। अंदर ऑस्मोसिस जाता होने के लिए कॉन्सेंट्रेशन अंदर जाता है या फिर सेल के बाहर जाता है, फिर ऑस्मोसिस होगा। चाहे वो CO2 हो चाहे वो H2 हो, इन दोनों के साथ ही सेम हिसाब होगा। और CO2 एक वेस्ट है, CO2 को बाहर निकालना है। अब देख, न्यूट्रिशन मिलता जा रहा है, ऑक्सीजन आता जा रहा है, खाना एनर्जी प्रोड्यूस होते जा रही है, इसके साथ ही साथ CO2 भी बनता जा रहा है। वो तो जमा होते जा रहा है ना सेल के अंदर। हाँ। अब सेल के अंदर CO2 की मात्रा ज्यादा हो गई, हाई कॉन्सेंट्रेशन में हो गया, और सेल के बाहर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो तेरे को डिफ्यूजन क्या कहता है? डिफ्यूजन होता है गैस का मूवमेंट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो CO2 जो है बाहर की तरफ मूव कर जाएगा सेल ये तो मेम्ब्रेन फिर से। तभी जब ये अंदर जाता है तो जिस तरफ ज्यादा कंसंट्रेशन होती है उस तरफ मूव कर जाता है। कौन वो ये CO2 कौन CO2 कहाँ लिखा? अबे भाई, मेरे ये रिएक्शन होता है तब CO2 प्रोड्यूस होता है रिएक्शन की वजह से। हाँ तो उसके बाद तो CO2 जाता थोड़ने अंदर। अच्छा किसने बोला CO2 अंदर जाता है? ये तो सिर्फ ऑक्सीजन जा रहा है खाने के साथ, दोनों मिल रहे हैं तब CO2 बन रहा है। सेल के अंदर ही एक्स्ट्रा बन रहा है, कहीं से आया नहीं, खुद से बन गया है वो, इन दोनों ने जब रिएक्ट किया तो। इसलिए कहते हैं पुराने क्लासों में जो भी पढ़ा करो ना तो ध्यान से पढ़ा करो, समझ के एकदम, क्योंकि कंसेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। ये CO2 हम सांस सुनने लेते हैं, हमारे हीमोग्लोबिन से तो सिर्फ ऑक्सीजन हम सांस सुनना। मेरा मतलब था कि हम जो ब्रीथ इन करते हैं उसमें CO2 भी आता है, O2 भी आता है, नाइट्रोजन भी आता है, सब कुछ आता है। लेकिन हमारे हीमोग्लोबिन के साथ सिर्फ बाइंडिंग ऑक्सीजन का ही होता है, ऑक्सीजन ही बाइंड कर पाता है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक ब्लड सेल है, उसके साथ बाइंड यही कर पाता है, बाकी सारे बाइंड ही नहीं हो पाते, वापस निकल जाते लंग से ही। ओके समझ गया। तो ये अंदर थोड़ा जा रहा है CO2, ये वो वाला थोड़ा है जो तूने बाहर से लिया है, ये वो वाला है जो इनके रिएक्शन से बना है। अब इससे बाहर भेजना है हमें, ये कोई काम का नहीं है CO2। आई बात समझ? तो ये जो चीज हो रही होती है ना, ये जो चीज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हुआ होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल या फिर एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसी एनर्जी का यूज करके ना बॉडी के अंदर नए नए केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं, या बॉडी कोई मैकेनिकल वर्क करता है, कोई भी हम मैकेनिकल वर्क करते हैं, मेरे को ये उठाना है, लिफ्ट करना है, तो एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से? ये वाली एनर्जी जो सेल ने प्रोड्यूस किया है, जो मेरे माइटोकॉन्ड्रिया ने प्रोड्यूस किया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनल है जो सेल के अंदर होता है, वो प्रोड्यूस करता है। और दूसरी बात, माइटोकॉन्ड्रिया ना थोड़ा सा यूनिक है। यूनिक इसलिए क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना DNA होता है और अपना राइबोसोम होता है। अपना राइबोसोम और अपना DNA होता है। हमने पढ़ा था DNA किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है, हमने ये पढ़ा था। और न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं उसके अंदर DNA होता है, ये पढ़ा था हमने। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए स्पेशल है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी DNA पाया जाता है, अलग DNA। हाँ, अपना अलग DNA पाया जाता है उसके अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम भी पाया जाता है, जो हमने पढ़ा था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे अटैच होता है, जो प्रोटीन में आता है, वो भी इसी के अंदर पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो प्रोटीन चाहिए होता है ना, वो अपने राइबोसोम से ही मिल जाता है, किसी और से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। माइटोकॉन्ड्रिया की यूनिक बात है ये, ठीक है। अब हम समझते हैं प्लास्टिड्स। ये एक और सेल ऑर्गेनल है। ये प्लास्टिड्स की खास बात क्या है कि प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट्स में देखने को मिलता है, प्लांट सेल में ही प्लास्टिड्स मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। ये प्लास्टिड्स जो होते हैं ना, ये दो फॉर्म में होते हैं। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट दो फॉर्म में होता है। क्रोमोप्लास्ट का ना कलर होता है अपना, ये कलरलेस होता है या फिर व्हाइट होता है, ये व्हाइट होता है। ओके। अगर किसी के भी क्रोमोप्लास्ट में कलर होता है, रेड, ऑरेंज, व्हाइट, येलो, कुछ भी हो सकता है। अगर किसी क्रोमोप्लास्ट में ग्रीन कलर देखने को मिल जाए, मतलब कि क्लोरोफिल देखने को मिल जाए, क्लोरोफिल ये पिगमेंट है जो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। अगर किसी क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल देखने को मिल जाए तो मैं ऐसे क्रोमोप्लास्ट को क्लोरोप्लास्ट बोलता हूं। इसका क्लोरो, इसका प्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो हाँ। वो जो प्लांट होता है वो क्लोरोप्लास्ट होता है। वो क्लोरोप्लास्ट होता है। सॉरी, जब किसी क्रोमोप्लास्ट में ग्रीन होता है तो वो क्लोरोप्लास्ट बन जाता है। किसी भी क्रोमोप्लास्ट के अंदर अगर क्लोरोफिल है तो उस क्रोमोप्लास्ट को मैं क्लोरोप्लास्ट बोलता हूँ। ठीक है, यही पूछ रहा हूँ। क्रोमोप्लास्ट एक प्लास्टिड है। अगर इसके अंदर ये वाला कलर, मतलब ग्रीन कलर, स्पेशली ग्रीन कलर का मतलब क्या है? क्लोरोफिल पाया जाता है, तो मैं इसको क्रोमोप्लास्ट ना बोले क्लोरोप्लास्ट बोलूंगा। बस नाम में डिफरेंस आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस क्लोरोफिल। अब किसी भी चीज के अंदर अगर क्लोरोफिल है ना, तो इसके साथ साथ दो और कलर भी होते हैं। मतलब क्लोरोप्लास्ट में एक तो ग्रीन तो हो गई होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल तो हो गई होगा, येलो और ऑरेंज कलर भी होता है।
ठीक है, डोमिनेटिंग बस ये होता है। हाँ। पत्तों को देखा है ना, येलोइश कलर हो जाते हैं कभी कभी, देखा है ना ये, तो इसकी वजह से होता है, लेकिन जो डोमिनेटिंग कलर होता है वो ग्रीन होता है। एक तो ये प्रॉपर्टी पढ़ ली अभी। अब ये ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, तो ये ल्यूकोप्लास्ट होता है ना, ये भी एक प्लास्टिड होता है। अब इसके अंदर क्या खास बात होती है कि ये जो ल्यूकोप्लास्ट होता है इससे बिल्कुल अलग है, इसका काम होता है स्टोरेज का, ये एक सेल ऑर्गेनल है। जैसे क्रोमोप्लास्ट भी एक सेल ऑर्गेनल है, वैसे ही ल्यूकोप्लास्ट भी एक सेल ऑर्गेनल है। इसका काम होता है स्टोरेज का, ये स्टोरेज का काम करता है। क्या क्या स्टोर करता है भाई, ये स्टार्च स्टोर करता है, ऑयल स्टोर करता है, प्रोटीन स्टोर करता है, ये सारी चीजें स्टोर करने का काम करता है। अब दिमाग के अंदर ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन आ रहे होंगे कि यार क्या क्रोमोप्लास्ट और क्या ल्यूकोप्लास्ट एक ही सेल के अंदर आ सकते हैं, मतलब प्लास्टिड का मतलब सर आपने बोला दो टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो फीलिंग ये वाली आ रही होगी, या तो सेल के अंदर ये होगा या तो ये होगा, सेल के अंदर दोनों हो सकता है भाई, क्या दिक्कत है। इसका काम है कलर प्रोवाइड करना, इसका काम है स्टोरेज का। तो अलग अलग चीजें अलग अलग काम कर रहे तो एक साथ एग्जिस्ट करने में क्या दिक्कत है, मतलब एक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं? नहीं, दोनों ही होंगे, दोनों ही होंगे, लेकिन दोनों में काम अलग अलग है। तो और ये प्लास्टिड्स मैंने क्या बोला, सिर्फ प्लांट्स में ही दिखते हैं, प्लांट सेल में, मतलब हमारे अंदर नहीं है प्लास्टिड, एनिमल्स के अंदर प्लास्टिड नहीं है, ये प्लांट सेल में ही देखने को मिलता है। प्लांट सेल के अंदर, तो प्लांट सेल के अंदर दो चीजें, एक तो सेल वॉल हमने पढ़ा था, बाहर एक और कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो भी प्लांट सेल में ही देखने को मिलता है। और सेल वॉल पता है किससे बना होता है, वो मैं बताना भूल गया था, लिपिड से बना होता है, फैट से बना होता है, पता है मैंने। तो सेलवार और प्लास्टिड जो होते हैं ना, वो सिर्फ प्लांट सेल में देखने को मिलते हैं, एनिमल सेल में देखने को नहीं मिलते हैं। ओके, और ये जो प्लास्टिड है, प्लास्टिड की एक और खासियत बात क्या है कि प्लास्टिड का जो इंटरनल जो एरिया है ना, इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, वो पूरा मेम्ब्रेन से भरा हुआ है, उसके अंदर पूरे मेम्ब्रेन है, इंटरनली बहुत मेम्ब्रेन है। और ये मेम्ब्रेन जो है ना, ये सारा का सारा एक लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है, लिक्विड के अंदर है सारा का सारा। जैसे कि मान लीजिए जो मैंने बोला ना, जो भी चीजें इसके अंदर होती है, ये ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, इसके अंदर ना एक लिक्विड भरा है, उस लिक्विड को हम बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा STROMA। और इसी प्लास्टिड का अगर तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखेगा ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया जैसे देखने को दिखता है, मतलब एकदम सेम ही माइटोकॉन्ड्रिया जैसे लगता है हमें देखने में। प्लास्टिड की एक और खास बात क्या है, पता क्या होती है, प्लास्टिड का अपना डीएनए और प्लास्टिड का अपना राइबोसोम होता है, एग्जैक्टली लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए मैंने बोला था कि वो माइटोकॉन्ड्रिया जैसे लगता है, क्योंकि इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम भी होता है। डीएनए और राइबोसोम, डीएनए के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है और राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम करता है, प्रोटीन और लिपिड्स, राइबोसोम, ये दोनों इसके अंदर पाए जाते हैं। जो वैक्यूल्स होता है, ये हमारा एक और सेल ऑर्गेनल है, ये भी एक स्टोरेज सैक है, इसके अंदर भी स्टोर होती है चीजें, मेनली सॉलिड्स और लिक्विड स्टोर होते हैं वैक्यूल्स के अंदर। जो एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं ना, वो बहुत छोटे होते हैं, और प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और बहुत बड़े होते हैं। मतलब कि एक सेल का 50 से 90% जो स्पेस है ना, वो वैक्यूल ही ऑक्यूपाई कर लेते हैं। 50 से 90? हाँ, प्लांट सेल के अंदर 50 से अगर मैंने कोई प्लांट सेल लिया, उस प्लांट सेल के अंदर 50 to 90% जो स्पेस है ना, वो वैक्यूल्स ही ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इतना ज्यादा, तो इतने बड़े होते हैं वैक्यूल्स प्लांट्स में। प्लांट्स में क्या काम करते हैं, तो प्लांट्स में जो हमारा प्लांट के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं ना, वैक्यूल्स मतलब कि इसके अंदर एक सेल सैप होता है, सेल सैप का मतलब लिक्विड भरा होता है, सेल का लिक्विड वैक्यूल्स के अंदर भरा होता है। वैक्यूल्स क्या करते हैं, वैक्यूल्स हमारे सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। टर्जिडिटी का मतलब क्या, टर्जिडिटी और रिजिडिटी, मैंने बताया था ना कि ओस्मोसिस जब होता है तो पानी अंदर की, जब हाइपोटोनिक, बाहर वाले सॉल्यूशन हाइपोटोनिक होता है तो पानी अंदर की तरफ आता है सेल के। अब सेल के अंदर आएगा तो कहीं ना कहीं जाके बैठेगा ना, वो बैठने की जगह ये वैक्यूल है। अच्छा, जो जब वो अंदर जाते सेल के, तो इस वैक्यूल में बैठता है, वैक्यूल के अंदर जाके अपने स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वैक्यूल का स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो वैक्यूल ऐसे फूलने लग जाता है, उसी को कहते हैं स्वेलिंग अप ऑफ सेल ड्यूरिंग ओस्मोसिस। जो स्वेलिंग होती है ना सेल की, उसी को हम टर्जिडिटी बोलते हैं। वो एक्चुअली वैक्यूल्स की होती है, वैक्यूल स्वेल हो रहा होता है, फूल रहा होता है। और रिजिडिटी मतलब श्रिंक, टर्जिडिटी का मतलब फूलना, और रिजिडिटी का मतलब स्ट्रॉन्ग, जो सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, वो वैक्यूल्स की वजह से होती है। जो हमारे प्लांट्स के अंदर जो स्ट्रेंथ होती है ना, खड़ा रहता है सीधा, तो रिजिडिटी जो होती है वो भी वैक्यूल्स की वजह से ही होती है। तो ये दो स्पेशल पॉइंट्स, तो ये दो स्पेशल पॉइंट्स है। टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड कराने का काम किसका होता है, वैक्यूल्स का होता है। वैक्यूल्स के अंदर सेल सैप है, सेल सैप का मतलब सेल का लिक्विड है, उसके अंदर जो ओस्मोसिस के टाइम पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो पानी आता है सेल के अंदर, वो इसी वैक्यूल के अंदर फिल होता है। ठीक है, और ये जब स्वेल हो रहा होता है, उसी प्रोसेस को हम टर्जिडिटी कहते हैं। प्लांट सेल के अंदर ना ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं जो लाइफ सपोर्टिंग होते हैं, मतलब उन सब्सटेंस को कहीं ना कहीं पे स्टोर करना होता है, प्लांट सेल के अंदर कहीं ना कहीं पे स्टोर करना होता है, तो वो स्टोरेज का काम भी वैक्यूल ही करता है।
वो जो सामान जो मैंने बोला ना, वो बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो लाइफ सपोर्टिंग होते हैं प्लांट्स के लिए, जो प्लांट्स की लाइफ को सपोर्ट करते हैं। ऐसे सब्सटेंस कहाँ स्टोर होते हैं? वैक्यूल्स में स्टोर होते हैं। कौन कौन से सब्सटेंस? जैसे कि आपका एमिनो एसिड हो गया, आपका प्रोटीन हो गया, आपका, और जैसे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, आपका स्टार्च हो गया, ये सारा का सारा जो है ना, ये सारा का सारा स्टोर होता है वैक्यूल्स के अंदर। और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जैसे आपका एमीबा हो गया, तो एमीबा के अंदर ये वैक्यूल का काम करता है, ये आपके खाने को एनगल्फ करता है, खाने को खींच लेता है। मतलब मैंने बोला ना, ये सॉलिड पार्टिकल और लिक्विड पार्टिकल को स्टोर करने का काम करता है। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा, इसके अंदर ये काम का क्या काम करता है? ये खाने को एनगल्फ कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है। और उसके बाद कुछ स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स जो होते हैं ना, वैक्यूल्स बहुत स्पेशलाइज्ड होते हैं। जैसे एमीबा हो गया, एमीबा ने जो खाया है फूड वैक्यूल के थ्रू, जो उसने अपने बॉडी के अंदर लिया है, उस बॉडी के बाद उसके अंदर प्रोसेस होगा, उसके बाद एक्सक्रीशन भी तो होगा ना, वो एक्सक्रीशन भी ये वैक्यूल ही कराता है। स्वेलिंग ऑफ सेल होता है वो वैक्यूल्स होता है। 50 to 90 भी वैक्यूल स्टोर करता है। 50 to 90 वैक्यूल स्टोर करता है। 50 to 90% स्पेस ऑफ ऐसे कुछ भी नहीं लिखी हो बायोलॉजी में, अगर ऐसे कुछ भी लिख के आ गया ना, आधी अधूरी बातें पता है, कुछ 2 पॉइंट राइबोसोम से पता है, 2 पॉइंट साइटोप्लाज्म से पता है, आप जब पेपर तक पहुंचेगा सारा एकदम हलवा बना देगा उसका। और रिजिडिटी मतलब जो स्ट्रॉन्ग खड़ा रहता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ देता है जो प्लांट्स को। रिजिडिटी और एक्सक्रीशन। क्या एक्सक्रीशन? क्या किसमें एक्सक्रीशन? ऐसे एक्सक्रीशन अभी प्लांट सेल की बात हुई थी, किसमें एक्सक्रीशन? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। प्लांट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसे अमीबा हो गया, उसके अंदर फूड वैक्यूल्स क्या करते हैं? फूड को लेने का काम करते हैं, और जो एक्सेस वाटर होता है या फिर जो एक्सक्रीशन होता है वो भी इसी फूड वैक्यूल्स, इसी वैक्यूल्स के थ्रू ही होता है। ऐसे बोलना, प्रॉपर्ली बोलना कि प्लांट्स के अंदर ये काम करता है, और जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर वैक्यूल्स ये काम करते हैं। ऐसे थोड़ा ना तू सारा पॉइंट एक के अंदर लिख देगा, वैक्यूल्स के अंदर लिख देगा, तो वो बताना पड़ेगा प्लांट्स के अंदर ये, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये। हर सेल के अंदर ना जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं और जो मेम्ब्रेन होते हैं ना, वो एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। इसी ऑर्गेनाइजेशन के वजह से ना उन सेल्स को अपना एक स्ट्रक्चर मिलता है प्रॉपर, और वो जो सेल है वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन भी कर पाते हैं। बोला ना, हर सेल अपना, सबका अपना अलग अलग फंक्शन, तो देखा दोनों भी पढ़ा हमने, प्लास्टिड का अलग है, माइटोकॉन्ड्रिया कुछ और है, राइबोसोम का कुछ और है। उनके मेम्ब्रेन्स और उनके ऑर्गेनल्स ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड है, इसलिए हमें उसका एक स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली मिल पाता है, और साथ ही साथ वो अपने फंक्शन कर पाते हैं, जो भी सेल हो गया। तो मैं यहां पे कह सकता हूं, जो मेरा सेल होता है ना, वो क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसी वजह से कहता हूं क्योंकि ऑलरेडी बेसिक फॉर्म में ही वो ऑर्गेनाइज्ड है, इसलिए। एंड इट इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऐसा क्यों बोला मैंने? अकेला अगर एक सेल भी है ना, तो भी कोई चीज जीवित रह सकती है, जैसे अमीबा। तो इसलिए मैं बोलता हूं बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब एक सेल अकेला भी जीवित रह सकता है। अमीबा, यीस्ट और ऐसे बहुत। हाँ, ये सारी चीजें ना, अमीबा हो गया, सिंगल सेलुलर अमीबा हो गया, ये सारी चीजें जो होती है, वो पैरामीशियम हो गया, क्लैमिडोमोनास हो गया, ये सारी चीजें अकेले एक सेल में ही जीवित रह पाती है। इसलिए मैं बोलता हूं उनको बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब हम क्या सीखेंगे? अब हम सेल डिवीजन के बारे में, हमने पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था? न्यूक्लियस में पढ़ा था कि सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमैटिन जो होता है क्रोमोसोम में रीअरेंज हो जाता है, पढ़ा था ना सेल डिवीजन के टाइम पे। अब सेल डिवीजन होता क्यों? सेल डिवीजन इसलिए होता है, या तो आपके बॉडी में जब ग्रोथ होनी होती है तो सेल डिवाइड होता है, आपके बॉडी में कोई सेल डैमेज होगा, उसको रिपेयर करना है तो सेल डिवाइड होता है। रिप्रोडक्शन के टाइम पे भी सेल का डिवीजन होता है, मतलब कि जो स्पर्म फॉर्म होता है या फिर जो ओवम फॉर्म होता है ना फीमेल्स में, वो भी सेल डिवीजन की वजह से ही फॉर्म होता है। अब ये कैसे होता है उसको समझते हैं। तो जो सेल डिवीजन होता है ना, सेल डिवीजन में क्या होता है? पुराने सेल्स को हटाना होता है, नए सेल्स को लेके आना होता है, डेड सेल को गायब करना है, न्यू सेल को बनाना है। ग्रोथ के लिए सेल्स को दोबारा डिवाइड करने की जरूरत है, और रिप्रोडक्शन के दौरान भी सेल की डिवीजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ताकि हम गैमेट्स को फॉर्म कर पाए। गैमेट्स का मतलब मेल गैमेट होता है स्पर्म, फीमेल गैमेट होता है ओवम। तो मेनली ना 2 तरह के सेल डिवीजन होते हैं, एक होता है मियोसिस, एक होता है मिटोसिस। तो मिटोसिस कहां पे होता है? जब आपको ग्रोथ, आपके सेल को ग्रोथ की जरूरत है, आपके सेल को पुराने वाले को गायब करके नए वाला सेल बनाना है, रिपेयरिंग की जरूरत है, इंजर्ड सेल को सही करना है, तो तब सेल डिवीजन हो रहा होता है, उसको हम बोलते हैं मिटोसिस। रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो सेल डिवीजन हो रहा होता है ना, स्पर्म को और ओवम को बनाने के लिए, उसको कहते हैं मियोसिस। ठीक है बच्चों, ये मिटोसिस है, और यहाँ पे मैं आपको मियोसिस दिखाऊंगा। मिटोसिस के अंदर ये एक सेल है जिसके अंदर आप देख रहे हो क्रोमोसोम्स। क्या है ये? क्रोमोसोम्स है। यहाँ पे क्या होगा? आपके पास 8 क्रोमोसोम्स है। ठीक है, और ये पता है ऐसे क्यों अरेंज है? मैंने बताया था सेल डिवीजन के टाइम पे, सेल डिवीजन से पहले क्या होता है भाई? सेल डिवीजन के पहले आपके जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या होता है? क्रोमैटिन होता है, यूं करके होता है, ये अपने आप को रीअरेंज कर लेता है, सिखाया था ना। तो रीअरेंजिंग, सेल डिवीजन होने वाला है तो इसी क्रोमैटिन ने अपने आप को रीअरेंज कर लिया इस फॉर्म में।
ठीक है। अब यहाँ पे ना इस सेल का डिवीजन होने वाला है, तो मैं इस सेल को बुलाऊंगा मदर सेल। क्या बोलूंगा इसको? मदर सेल। रिप्रोडक्शन मदर के द्वारा ही होता है ना, तो यहाँ पे इसको मैं क्या बोलूंगा? मदर सेल बोलूंगा। यही नए सेल्स को प्रोड्यूस करेगा, और जो नए सेल प्रोड्यूस होंगे मैं उसको बोलूंगा डॉटर सेल। तो मिटोसिस में क्या होता है कि एक मदर सेल 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस करती है, जो कि एकदम आइडेंटिकल होता है, एकदम आइडेंटिकल होता है। आइडेंटिकल का मतलब क्या? आइडेंटिकल का मतलब ये कि यहां पे देख, यहां पे एक बड़ा वाला जो क्रोमोसोम है, रेड क्रोमोसोम है, वो यहां पे आएगा, एक बड़ा वाला क्रोमोसोम, एक बड़ा रेड वाला क्रोमोसोम एक यहां पे भी आएगा, ठीक है, दोनों का हो गया। एक छोटा वाला क्रोमोसोम यहां आएगा और एक छोटा क्रोमोसोम यहां पे भी आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक छोटा वाला जो ब्लू क्रोमोसोम है वो यहाँ पे आएगा और छोटा वाला ब्लू क्रोमोसोम यहाँ पे आएगा। बड़ा वाला ब्लू क्रोमोसोम में एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा। तो एकदम आइडेंटिकल डॉटर सेल ये प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? एकदम आइडेंटिकल डॉटर सेल को क्या करता है ये भाई? प्रोड्यूस करता है। तो ये मिटोसिस की खासियत है। और अब आते हैं मियोसिस के अंदर। मियोसिस के अंदर क्या होता है पता है? मियोसिस 2 डॉटर सेल नहीं, मियोसिस 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है। अच्छा, ये मियोसिस कब होता है? रिप्रोडक्शन के टाइम पे। ये कब हो रहा होता है? ये हमारे बॉडी में सेल्स जब मल्टीप्लाई हो रहे थे ना, मैंने तेरे से बोला था कि सबके बॉडी में सिंगल सेल ही होता है, वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है हमेशा, तो तभी हम ग्रो करते हैं। तो वो इस वाले प्रोसेस में हो रहा होता है, तभी आइडेंटिकल सेल बन रहे एकदम। यहाँ पे ये होता है स्पेशल केस, ये रिप्रोडक्शन के टाइम पे जब तेरा गैमेट्स बनाने हो, स्पर्म बनाने हो, रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो स्पर्म बन रहा होता है और जो ओवम बन रहा होता है, फिर क्या होता है जब फर्टिलाइजेशन होता है ना, फर्टिलाइजेशन तो पता है क्या होता है, पढ़ा था। तो इसमें क्या होता है? सबसे पहला स्टेप, इसके अंदर ना 2 बार कंसेक्यूटिव डिवीजन हो रहा होता है। पहले स्टेप में ये 2 पार्ट्स में टूटेगा। कैसे? ये जो मदर सेल है ना, मदर सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड होगा, इसके बाद दोबारा 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होगा। तब मैं बोलता हूं कि एक मियोसिस के अंदर क्या होता है? 4 डॉटर सेल बनते हैं एक मदर सेल से, ठीक है। और यहाँ पे मिटोसिस के अंदर एक मदर सेल से 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल बनते हैं। यहाँ पे कोई आइडेंटिकल नहीं होता, जो चारों बनेंगे वो आइडेंटिकल भी नहीं होंगे, पहली बात। अब यहाँ पे क्या होगा ना, देख यहाँ पे मैं मान लेता हूँ इसके अंदर ये आ रहा है और ये वाला आ गया, ठीक है। और मैं मान लेता हूँ इसके अंदर ये और ये, मतलब कि मैंने इसमें से ये वाला उठा के यहाँ डाल दिया और ये वाला उठा के यहाँ डाल दिया। इस वाले डॉटर सेल के अंदर मान ले इसमें से ये आया और इसमें से ये आया। इस वाले डॉटर सेल में मान ली ये दोनों बचे हुए 2 आ जाएंगे। बचे हुए 2 कौन से? एक तो ये हो जाएगा और एक ये छोटा वाला इससे, और ये मेरा रेड छोटा और ये मेरा रेड यहाँ पे बड़ा। अब इसका फर्दर डिवीजन होगा, ये फर्दर 2 डॉटर सेल बनाएगा, ये भी फर्दर 2 डॉटर सेल बनाएगा। जो इसका जो फर्दर 2 डॉटर सेल बनेंगे, इसमें जो फर्दर 2 डॉटर सेल बनेंगे, कैसे बनेंगे? अब मान ले जब मेरा सेल डिवीजन होगा ना, तो इस वाले में से मान ले कि मेरा ब्लू क्रोमोसोम यहाँ आएगा, तो ब्लू क्रोमोसोम यहाँ आएगा और मैं मान लेता हूँ इसमें से मेरा रेड वाला क्रोमोसोम आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, रेड क्रोमोसोम आ रहा है मेरा यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब इसमें क्या होगा? इस डॉटर सेल में क्या होगा? बचे हुए जो 2 क्रोमोसोम है ना, रेड और ब्लू छोटे वाले, वो दोनों यहाँ पे आ जाएंगे। रेड ये रहा और मेरा ब्लू ये रहा, यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा? मान लो इसमें से एक ब्लू को मैं यहाँ रख रहा हूँ बड़े वाले, और एक छोटे वाले ब्लू को मैं यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है। अब मान ले अब इसमें से क्या होगा? एक छोटा वाला ये बचा और दूसरा वाला ये बचा, ओके। तो खुद देख ले कि यहाँ पे क्या कोई भी तेरे को आइडेंटिकल दिख रहा है? कोई भी आइडेंटिकल नहीं है। तो यहां से मेरे को पता चल रहा है कि मियोसिस के अंदर जितने भी डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं ना, वो आइडेंटिकल नहीं होते, एक दूसरे से बिल्कुल मैच नहीं करते वो। अब तो खुद देख सकता है यहाँ पे कितने पेयर थे भाई? 4 पेयर थे, सॉरी 2 पेयर थे, 2 पेयर थे। मतलब यहाँ पे देख रहे 1 2 3 4 थे। यहाँ पे क्या हो गया भाई? सीधा हाफ हो गया। मतलब देख यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 1 हो गया। समझ रहे? हर डिवीजन में आधा होते जा रहे हैं, नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे होते जा रहे हैं। यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे भी 4 ही है। यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे भी 4 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो रहा है हर स्टेप में। अच्छा, अब मेरे को एक बात बता कि जहां पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो रहा है ना, अपने पहले वाले स्टेप से हाफ हो रही है। ये अपने पहले वाले स्टेप में से हाफ हो रहा है। यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई? सर पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है पता है? अब जो ये मान ले कि तेरी मदर में से आया ये वाला पार्ट, अब तेरे फादर में भी से तो 1 आएगा ना। हाँ। तो जो फादर में आएगा वो दोनों मिलके दोनों 2 बन जाएंगे। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? बेबी है,
जो बेबी होता है, बेबी के अंदर से मान ली मदर के सेल की बात कर रहा है, मम्मी के सेल की बात कर रहा था, तो मम्मी के सेल में भी ये है, डॉटर सेल ये है। अब पापा के स्पर्म में से भी जो सेल आएगा ना, उसमें भी ऐसे ही क्रोमोसोम होगा। जब दोनों मिलेंगे, एक ये हो जाएगा और एक पापा वाले सेल का एक क्रोमोसोम हो जाएगा, तो दो हो जाएंगे वो मिलके। समझ आ रहा है? ऐसी मुंडी हिला आ रहा रहा है। है। और च्युइंगम किसने खाने को बोला क्लास में? किसी ने नहीं, किसी ने नहीं, तो थूक ना जाके, अगर खाने दो ना। खाने दो ना। क्या समझाया मैंने? समझाया मेरे को? हाँ पोस्ट कर। सर